हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंटर। क्वेश्चंस आगे बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लास्ट 2 लेक्चर तक क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके पहले थ्योरी चल रही थी, अब फिर से क्वेश्चन करेंगे। और आई थिंक ये वाला सेशन इसके लास्ट सेशन होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में स्विच कर जाएंगे। आज का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है। फॉर अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग रेशो जीटा जो है उसकी रेंज है 0 to 1, देन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आर। इतना लल्लू सा क्वेश्चन यदि नहीं लेता तो कोई इसमें कोई परेशानी नहीं होती। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं ना बच्चे, उन लोगों की गालियां नहीं खानी पड़ती हमें। गालियां जैसे इतना लल्लू क्वेश्चन लेंगे तो हर कोई सोचेगा क्या सर ऐसा क्वेश्चन लेके आ गए। ये इसलिए लिया मैंने अपनी हिस्ट्री में, कंट्रोल सिस्टम की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कोई सा यदि डाउट लिया है ना, सबसे ज्यादा कोई सा डाउट आप लोगों ने पूछा है ना, तो वो यही है। आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर ये सिस्टम, इसमें कॉम्प्लेक्स रूट है और आपने फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लगा दी। अरे दादा, फाइनल वैल्यू थ्योरम इमेजिनरी रूट्स के लिए नहीं लगती है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए नहीं लगती है। जब जीटा की रेंज 0 से 1 में होती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है भाई साहब। और रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यू नो वेरी वेल। सिंपल सी कहानी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, यस और नो। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब जीटा की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होना, तो ये है प्योर इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसमें क्या होंगे? प्योर इमेजिनरी रूट्स। और इस केस में फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगती, बट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगेगी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, एलएचएस में है ना, सिस्टम स्टेबल है भाई साहब। सिस्टम जो है स्टेबल है और स्टेबल सिस्टम में क्या लगती है? फाइनल वैल्यू थ्योरम लगती है। इसीलिए ये डाउट लिया मैंने, इसीलिए ये सड़ा सा क्वेश्चन लिया। प्योर इमेजिनरी जीटा इक्वल टू 0 होगा तो प्योर ये वाली कहानी होगी। आगे बात समझ में? तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्टेप एरर कोफिशिएंट ऑफ अ सिस्टम गिवन विथ यूनिटी फीडबैक इज। यूनिटी फीडबैक है, इसमें ऑप्शन है 2 और छूट गए हैं, जो आंसर आएगा वो हम कर लेंगे। स्टेप एरर कोफिशिएंट क्या पूछा है इसने? स्टेप एरर कोफिशिएंट। स्टेप एरर कोफिशिएंट क्या है? केपी, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट। स्टेप एरर कोफिशिएंट बोलते हैं इसे, और इसकी वैल्यू क्या है? लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस। यही हमने देखा था ना भाई साहब। तो क्या है क्वेश्चन में? सर कुछ नहीं है, केपी की वैल्यू फाइंड करना है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 कर देना है। यहां पे मैं लिखूंगा s + 6 एंड s + 1। एस की वैल्यू यदि 0 रखोगे तो 1/6 इज द वैल्यू ऑफ केपी। कहानी खत्म, कहानी खत्म। आगे कंसिडर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके जी, लूप ट्रांसफर फंक्शन की है। लूप ट्रांसफर फंक्शन तो बहुत अच्छा ये लिखा है यहाँ पे, लूप ट्रांसफर फंक्शन। लूप ट्रांसफर फंक्शन ही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को ही लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। इसलिए मैं बोला था, हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन जो दिया गया है ना उसे गौर से पढ़ना, सावधानी से पढ़ना। एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद एग्जीक्यूशन भी करेंगे। जल्दबाजी नहीं राजा, जल्दबाजी नहीं। द टाइप ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम, कितना अच्छा क्वेश्चन है। टाइप पूछा जा रहा है, ये लाइन को है ना एकदम फोकस रखो, इस लाइन को बेटा, इस लाइन को फोकस रखो। उसने क्या पूछा? क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम के लिए टाइप पूछा है। तो आप में से बहुत सारे क्या लोग करेंगे, सर ये तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इससे हम क्लोज लूप निकालेंगे, सीएल टेप निकालेंगे, और सीएल टेप में हम क्या देख लेंगे? टाइप। टाइप क्या होता है सर? पोल एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, यही होता है ना। अरे जो भी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, इसके टाइप को बताना है तो सबसे पहले आप इसका OLTF फाइंड कर लो। नाउ ये OLTF जो है ना, इसके पोल एट ओरिजिन बताओ। पोल्स एट ओरिजिन 0 0 लिख लिया मैंने, ये लीजिए मैथमेटिक्स की भाषा। पोल एट ओरिजिन जो होगा वही होगा क्या? इसका टाइप, इस सिस्टम का टाइप होगा। तो अब इसके क्लोज लूप के पोल टाइप को बताने के लिए क्लोज लूप फाइंड करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी OLTF दिया हुआ है। बस आपको देखना है पोल एट ओरिजिन। सर एस की पावर 1 है, एस की पावर 1 इज आंसर। किल कर दिया आपने क्वेश्चन को। ठीक, आगे बोला
फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, देखो वो मेंशन कर देता है कि भाई साहब मैं क्या दे के चल रहा हूं, आप क्या एज्यूम करके चलना, वो बोल के चल रहा है आपको। द सेटलिंग टाइम फॉर 2% बेंड इन सेकेंड इज, देखो 2% बेंड के लिए सेटलिंग टाइम 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट आता है, ये हमने देख ही लिया है। 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट की यदि वैल्यू आ जाए तो सेटलिंग टाइम हम निकाल लेंगे। ओके, फिर से अगेन मैं आपके सामने बता रहा हूं, 2% बेंड के लिए 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट है। यदि 0% बेंड यदि आप मान लेते तो ये 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट आता। आगे बात समझ में, यदि 5% का बेंड है तो 5% में 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट आता। आगे बात समझ में, इज इट क्लियर टू यू? ये सारी चीजें आपको पता है। फिलहाल ये है दिया हुआ क्वेश्चन, यहां से a² + 4s + 9, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसके रूट्स निकाल सकता हूं। रूट्स क्यों निकाल रहा हूं आपको समझ में आएगी कहानी। ओके, रूट्स नहीं निकालो, 2 तरीके से मैं बताऊं, या तो रूट्स निकालो या फिर इस इक्वेशन में ओमेगा n की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। नाउ 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू हो गई 4, यानी कि जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितनी हो गई, जीटा ओमेगा n की वैल्यू हो गई 2, है ना। तो कॉम्प्लेक्स जब आपने रूट्स निकाले थे, सो माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस जे ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये रूट्स होते हैं जीटा की वैल्यू 0 से 1 में, है ना, ऐसे ही रूट निकाल के आते हैं। तो ये जो पार्ट होता है दैट इज द रियल वैल्यू इन LHS में जो रियल वैल्यू है ना, अरे भाई साहब -2 प्लस माइनस J2 लिखा है तो ये रियल वैल्यू है कि नहीं है। तो टाइम क्वेश्चन हमने देखा था ना, नेगेटिव रियल रूट, रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट एंड समथिंग हमने देखा था ना, दिस इज नथिंग बट जीटा ओमेगा n, ऐसा हमने देखा था कि नहीं। सो माइनस माइनस है तो प्लस 1/2 इज द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट कौन है, 1/2 है। तो आप यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 1/2 इज नथिंग बट 2 सेकेंड इज द सेटलिंग टाइम फॉर द रेंज 2% बेंड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, समझ गए। ओके, अब मान लो सर रूट्स निकाल के करते तो कैसे करते, अरे यार इसके रूट निकालो ना, -4 प्लस माइनस b² बोले तो 16 माइनस 4ac, so this is nothing but 36 divide by 2, so -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यदि आप यहाँ से निकालेंगे तो देखो रियल पार्ट कितना आ रहा है, -2 आएगा ना यहाँ से, -2 प्लस माइनस j√20 डिवाइड बाई 2 है ये। अब ये नेगेटिव रियल रूट आ गया, रियल पार्ट इसका रेसिप्रोकल टाइम क्वेश्चन होता है, वही हमने किया यहाँ से। क्लियर, समझ गए? आगे, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज 40 रेडियन पर सेकेंड। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n दी हुई है, दैट इज द 40। आगे, इफ द सिस्टम इज डैम्प्ड विथ अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ, जीटा की वैल्यू दे दी भाई साहब 0.3। ओके, द डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नो यार ये क्या कोई क्वेश्चन है। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा d ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर और उसका अंडर रूट। दिस इज नथिंग बट 40 गिवन ओवर हियर, 1 माइनस जीटा क्या है 0.3 है, सो 0.3 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप कर दोगे ना, ओमेगा डी मेरे लिए फाइंड करके ले आओगे ना, बहुत बढ़िया, करवाने की जरूरत नहीं है। द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ स्टेबल टाइप 0 यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप फंक्शन इज, यूनिट स्टेप फंक्शन है भैया, आर ऑफ एस दिया हुआ है 1/s और जी ऑफ एस जो है उसका टाइप 0 है, टाइप 0। वो क्या पूछा, द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ अ स्टेबल। ओके, देखो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, स्टेडी स्टेट एरर होती है 1/1 प्लस kp। kp क्या होता है भाई साहब, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s,
गॉट द पॉइंट ना। अब देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये टाइप 0 है, इट्स लाइक s+1 s+2 टाइप की कुछ कहानी है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो इसकी वैल्यू टाइप 0 यदि है, ये टाइप 0 है तो पक्का ये कांस्टेंट आएगा, जो भी आएगा कांस्टेंट आएगा। तो कुल मिला के टाइप 0 सिस्टम जो होता है और इनपुट यदि दिस है तो एरर की वैल्यू यही होगी, एरर की वैल्यू यही होगी। लेकिन यहाँ टाइप 0 की जगह वो टाइप 1 लिख देता, तो अब यहाँ पे केपी की वैल्यू अलग हो जाएगी भाई साहब। टाइप 1 एस की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये पूरी कहानी इनफाइनाइट हो जाएगी, और 1/∞ इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उस केस में आंसर ये होगा आपका। टाइप 2 हो जाएगा तो भी 0 आंसर रहेगा। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ता हूं। A second order system has a transfer function given by 25 by s² plus 8s plus 25. If the system initially at rest is subjected to a unit step input at t equal to 0, the second peak in the response will occur 8. Okay, peak time. Peak time का formula है n pi by omega d. You know very well. Now ये पहला peak है. This is the first peak. ठीक है, इसके बाद आता है n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, n की वैल्यू 1। उसके बाद n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये फर्स्ट वैली आती है ना, अंडरशूट आता है ये। दिस इज नथिंग बट द अंडरशूट, फर्स्ट अंडरशूट। n की वैल्यू 3 रखो तो 3 पाई बाय ओमेगा डी, ये आता है सेकेंड पीक या सेकेंड ओवरशूट। यस, यू नो वेरी वेल, नो ओके। तो यही टाइम पूछा जा रहा है, ये टाइम आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सेकेंड पीक जहां आ रहा है वो कहां पे आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको पता चल गया कि टीपी जो सेकेंड पीक होगा ना, TP2 लिख देते हैं हम इसको, ये आएगा 3 पाई बाई ओमेगा डी पे। देख लो जरा, 3 पाई या ओमेगा डी आपको चाहिए। ओमेगा डी फाइंड करना अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज you know very well omega d is nothing but omega n under root of 1 minus zeta square। omega n है क्या यहाँ से? हाँ सर, यहाँ से omega n है मेरे पास, omega n है 5। now 2 zeta omega n equal to 8 दिया हुआ है, so zeta is equal to 0.8। zeta की वैल्यू 0.8 भी आपको यहाँ से पता है। am I correct? नहीं, I am not right। यस, ये 5 है, ये दोनों मिला के 10 बना लेंगे। 10 उधर जाएगा तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना, 0.8। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 5 एंड 1 माइनस 0.8 और उसका स्क्वायर, सो 5 1 माइनस 0.64, 5 गुणा 0.36, 5 गुणा 0.6, so this is nothing but 3 radian per second। 3 radian per second is the value of omega d। okay, now let's find out this। so 3 pi by 3 got cancelled, pi second is the answer। ऐसे कर देंगे, कब कर देंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने हैं उसके लिए, तभी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a unity feedback control system has the open loop transfer function इतना। If the input to the system is unit ramp, the steady state error will be। वाओ, बहुत ही बढ़िया है। यूनिट स्टेप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ये टाइप 2 सिस्टम है ना, इसमें टाइप 2 है इसका, और आपको इनपुट जो है दैट इज द यूनिट रैम्प, यानी कि TUT दे दिया। नाउ द स्टेडी स्टेट एरर पूछा है, तो रैम्प के लिए स्टेडी स्टेट एरर जो होती है, हालांकि आपको डायरेक्ट भी पता है ये, लेकिन फिर भी वो ये होती है। नाउ केवी जो होता है वो लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जी ऑफ एस होता है भाई। अब जी ऑफ एस जो है उसमें नीचे तो s स्क्वायर है ना, नीचे जो है ना, सॉरी, नीचे यहाँ ऊपर जो भी लिखा है ये नीचे s स्क्वायर है, s स्क्वायर ये गेट कैंसिल हो जाएगा, s बचेगा, तो इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट आई साहब, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई, सो 1 by infinite इज इक्वल टू 0, सो 0 इज द आंसर।
You know very well. Let's come to the next one. The transfer function of a system is itna. For unit step input to the system, the approximate settling time for 2% criteria. 2% criteria settling time is nothing but equal to 4 time of time constant. Now time constant पता लग जाए तो कहानी क्लियर हो जाए. So g of s सर दिया हुआ है आपका 100 डिवाइड बाई s प्लस 1 s प्लस 100. ओहो हो डोमिनेट पोल कॉन्सेप्ट सिखाया था. ये 100 को तो टाटा बाय बाय कर दो तो बहुत बड़ा है. तो जब इसको टाटा बाय बाय करोगे सिस्टम में जो भी बचेगा सिर्फ पोल रहेगा s प्लस 1. तो यहाँ से टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म से यदि इसको इक्वेट कर दूं तो यहाँ से टाइम को s के 1 प्लस s टाउ की जगह यहाँ पे कितना है 1. टाइम कॉन्स्टेंट यदि 1 आ रहा है तो सेटलिंग टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड. अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड इज द आंसर. है ना, अप्रोक्सीमेट होता है इसलिए इसने भी लिख दिया अप्रोक्सीमेट सेटलिंग टाइम. ऐसे ऐसे करेंगे. अब एग्जामिनेशन में क्या करेगा गेट वाला, इसको आपको 5% बोल देगा, इसको आपको 0% बोल देगा. दिमाग किसको लगाना है आपको. आ जाओ. A causal system having the transfer function इतना is excited with 10u of t. The time at which the output reaches 99% of its steady state value is. Okay. Causal system having the transfer function is excited with. Okay. सिस्टम दे दिया इतना. इस सिस्टम को एक्साइट किया गया है 10/s से. ठीक है. The time at which the output reaches 99% of its steady state value. चलो यहाँ से अपन y of t की इक्वेशन लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले y of s हमारे पास आसानी से आ गया 10 डिवाइड बाई s प्लस 2. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं. 10 को तो बाहर लिख लो, 1/s माइनस 1/s प्लस 2. तो ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया. 2 बच जाएगा तो 2 यहाँ चढ़ा दिया मैंने. कुल मिला के 5 1/s माइनस 1/s प्लस 2 ये हो जाएगा ys. अब यदि इसका इन्वर्स लाप्लास ले लें तो y ऑफ t आपके पास आएगा भाई साहब 5 1 माइनस e⁻²t एंड u ऑफ t. ठीक, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं इसको. y ऑफ t इज इक्वल टू 5 1 माइनस e⁻²t एंड u ऑफ t. ये आउटपुट है. अब इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द टाइम एट विच द आउटपुट रिचेस 99% ऑफ इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू. कौन से टाइम पे है पहुंचेगा ये बोल रहा है ना. तो इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू, मान लो इस आउटपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू पता करना होता तो t की जगह आपको क्या पुट करना है इनफाइनाइट. सो दिस इज 0. सो 5 इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. तो 5 का 99% यानी कि 99 ऑफ 5. ठीक है, यहां से ये हटा दो. 99% ऑफ 5 को पहुंचने में 1 माइनस e⁻²t समय लगेगा. तो पूरी कहानी अननोन. यहाँ आउटपुट भी लिख दिया 99/105 दिस. तो यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन है इस इक्वेशन से, दैट इज द t, और उसकी वैल्यू आप मेरे लिए फाइंड आउट करके आओगे. यस और नो मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, बट आई थिंक 2.7 आंसर आने वाला है आपका. समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों पे, शाबाश. इन द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पीक परसेंटेज ओवरशूट mp इज इक्वल टू e⁻, क्या लिखा हुआ, e⁻−π zeta divided by √1 minus zeta square into 100. Which one of the following condition is not required? ध्यान से ये देखो, उसने बेचारे ने बड़ा कर दिया यहाँ, खुद उसने NOT को कैपिटल में लिख दिया. बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सूझ कम पड़ती है, यानी कि जिन्हें समझ कम पड़ती है, तो वो लोग करके आ जाते हैं क्या एरर. हमें करना नहीं है. इन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है पहले देखते हैं. सिस्टम इज लीनियर एंड टाइम वेरिएंट. भाई साहब पूरा कंट्रोल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम के लिए हम पढ़ रहे हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. यदि बात करें तो नॉन लीनियर सिस्टम हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप एमटेक में पढ़ोगे जब कंट्रोल सिस्टम को आप एमटेक ब्रांच में लोगे. ओके,
द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन हैज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, नो डाउट एट ऑल, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0 से 1 के बीच में जब हमने जीटा की वैल्यू ली थी, और ये अंडर डैम्ड सिस्टम होता है, और अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, तो ये भी करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट बात है ना। एंड नो जीरोस, चलो जीरोस के बारे में आपको आइडिया भी नहीं है तो इतना कॉम्प्लेक्स लिख दिया, इतना काफी है ना अपने लिए। ओके, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन डिले इन द सिस्टम। सर ट्रांसपोर्टेशन डिले नाम की कोई भी चीज डिस्कशन नहीं करी थी जब हमने उसको डिराइव किया। ट्रांसपोर्टेशन डिले नाम की चीज तो बात करी ही नहीं हमने। द सिस्टम हैज जीरो इनिशियल कंडीशन, ये तो फॉरमोस्ट कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, सिर्फ ये गलत बात है, तो यही रिक्वायर्ड नहीं है। देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन, ये रिक्वायर्ड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। ओके गॉट इट। नाउ ये है वो नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए एरर वाला क्वेश्चन है, 2014 में आया था। द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम शो इन द फिगर फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए बताना है, तो ये एक नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। मैं इसको बेंजामिन कुओ वाली बुक से नहीं करता, ना ही बताता हूँ, मैं बताता हूँ जैसा आईआईटी ने बताया है, जिस दिन आईआईटी बदल लेगा हम बदल लेंगे। ओके, बेंजामिन कुओ वाला मुझे समझ में नहीं आया। ओके, क्या करना है आपको, इस सिस्टम को आप बदल लीजिए यूनिटी फीडबैक सिस्टम में। यूनिटी फीडबैक सिस्टम में बदलेंगे तो यहाँ पे ये 4s+2 है ये, और ये g है, ये h है ना। तो जब इसको आप बदलते हैं तो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आता है g1 + gh - g, ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन आता है। जब आप इसको यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कैसे आता है। g की जगह आप लिखेंगे 4 / s+2 1 + gh, सो g की जगह हो जाएगा 4s+2 और h की जगह हो जाएगा 2s+4 -g, यानी कि 4s+2, ये -g हो गया हमारा, ठीक है। ओके, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन हम फाइंड करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 4s+4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा s+2 s+4, यस, s+2 s+4 प्लस ये हो जाएगा 8 - 4, ये हो जाएगा s+4, ये इक्वेशन आएगी साहब, ट्रांसफर फंक्शन की ये इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। तो कुछ करें क्या इसको, चलो खोलते हैं जरा, समझिएगा ध्यान से। 4s+4 कर लिया, यहाँ से हो जाएगा s² + 4s 2s 6s + 8, ये +8 यहाँ है ही, -4s -16, तो ये 16 और ये दोनों चले गए, है ना। आपके पास बचा क्या, ट्रांसफर फंक्शन बचेगा 4s+4 / s² + 2s, ये बचेगा। कुल मिला के 4s+4 s+2, ये आ रहा है आपका ट्रांसफर फंक्शन। मतलब ये जो है ना ट्रांसफर फंक्शन बोले तो ये इसकी वैल्यू आएगी, नॉट ट्रांसफर फंक्शन। जब इसको यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो यहाँ जो लिखा रहेगा उसकी वैल्यू है ये। पूरा सिस्टम बन जाएगा आपका यूनिटी फीडबैक सिस्टम में लाइक दिस। यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना, दैट इज नथिंग बट जो हम करके लेके आए, दिस अनदर ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज मान लीजिए g, नया g है ये, इसको g मान लेते हैं, दिस इज नथिंग बट g, ये g की वैल्यू है ना। ओके, अब पूरा सिस्टम को ध्यान से देखो, आपके पास g मिल गया है। स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम यूनिट स्टेप इनपुट के लिए पूछा जा रहा है, तो यूनिट स्टेप यदि इनपुट है तो एरर जो होती है यूनिट स्टेप के लिए वो क्या होती है, वो होती है सर 1/1 + kp। kp क्या होता है जी, लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s, ठीक। नाउ देखो जरा ध्यान से, g ऑफ s में s आ रहा है ना आपका, g ऑफ s में डिनोमिनेटर में s आ रहा है,
उसकी जगह 1/0 इज नथिंग बट द इनफाइनाइट, सो दिस इज नथिंग बट 0। ये वैल्यू 0 आने वाली है साहब, ठीक है। कौन सी मेथड से? IIT वाली मेथड से। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। सारी कैलकुलेशन यदि मैंने सही की है तो 0 इज द आंसर। बराबर। कुछ गलत मुझे नहीं लग रहा है मैंने किया है, जो मेथड है अपनी उससे। हो सकता है कुछ इधर उधर हुआ हो, यू नो वेरी वेल। यदि हुआ हो तो क्या करना है, बट 0 इज द आंसर, बायस मेथड। ठीक, चलिए ये क्या बोल रहा है आपको? इन द फीडबैक सिस्टम शोन बिलो, g ऑफ s की वैल्यू पता है 1/s² + 2s। द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो ओवरशूट। अच्छा जी, ओवरशूट तो नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ओवरशूट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, जब वैल्यू होती है जीटा इज इक्वल टू 0, तो ये तो पूरा अनडेम्ड है, नेचुरल ऑसिलेशंस होते हैं इसमें। तो क्या होते हैं जी? नेचुरल ऑसिलेशंस। जब जीटा की वैल्यू 0 से 1 होती है तो डेम्ड ऑसिलेशन होते हैं ना, यानी कि ऑसिलेशन जरूर होते हैं बट दब जाते हैं। मतलब ये कि इस वाले केस में ऐसे ऑसिलेशंस होते हैं कंटिन्यूस, इस वाले केस में ऑसिलेशन दब जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जीटा इक्वल टू 1 आता है, ये क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम जब आता है, क्रिटिकल डैम्ड सिस्टम, उस केस में रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आता। रिस्पॉन्स जो होता है वो ऐसा आता है, देयर इज नो ऑसिलेशन, 0 ऑसिलेशन, नो ओवरशूट। लिख रहा है ना, नो ओवरशूट। नो ओवरशूट की कंडीशन पॉसिबल है जीटा की वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू जीटा की ये होनी चाहिए। इसके ऊपर तो सारे नो ओवरशूट है ही, बट मिनिमम वैल्यू ऑफ जीटा इज दिस 1, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड हैव नो ओवरशूट, ठीक है। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गेन k टू अचीव दिस इस गेन k की वैल्यू बतानी है ना। अब ये सारी चीज यहां से हटा दूं, क्या हटा सकता हूं मैं आपकी परमिशन से? ओके, ध्यान से देखिए मेरी बात। यहां से यदि हम इस कंप्लीट फंक्शन की बात करें तो ये k गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ s प्लस 2, है ना, ये बन जाएगा k, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ही। अब क्या आगे? द स्टेप रिस्पॉन्स, इससे हम निकालते हैं पहले तो पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका CLTF निकालते हैं। तो CLTF यदि इसका निकालोगे, और CLTF की डिनोमिनेटर इक्वेशन मुझे चाहिए क्योंकि उसे सब कुछ मिलेगा, तो डिनोमिनेटर इक्वेशन होगी s² + 2s + k, ये डिनोमिनेटर इक्वेशन होगी। ये बात तय है। यहाँ से ω_n जो है वो है k, एंड 2 जीटा ω_n जो है वो है 2, सो 2 गेट कैंसल्ड। जीटा की वैल्यू होनी चाहिए, जीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब? 1/ω_n। मैंने बताया जीटा की मिनिमम वैल्यू है 1, जिसके लिए नो ओवरशूट है। सो जीटा के लिए यदि 1 रख लोगे तो ω_n जो आएगा वो 1 आएगा। ω_n यदि 1 आ गया तो k की वैल्यू भी 1 है, तो k की वैल्यू तो 1 है। द रिक्वायर्ड गेन k टू अचीव दिस इज 1। k की वैल्यू 1 यदि रख दोगे तो आपको ओवरशूट नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? ओके, और यही कंडीशन, देखो कंडीशन क्या करनी, द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम शुड हैव मिनिमम सेटलिंग टाइम एंड नो ओवरशूट, दोनों लिंक्ड है। नो ओवरशूट की कंडीशन जीटा इक्वल टू 1 पे है, और उसी जीटा इक्वल टू 1 पे मिनिमम सेटलिंग टाइम मिलेगा। उससे आगे आपको सेटलिंग टाइम बढ़ जाएगा। आ गई बात समझ में? समझना मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ऑन पेपर प्रूफ करके देखना।
पूरे कंट्रोल सिस्टम में तो चीज़ें कर ही चुके हैं अपन। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 देन द सिस्टम इज, अगेन मैंने ऐसे ले लिया है क्योंकि यहीं पे डाउट आता है सबसे। इसके रूट्स निकालो दादा, तो वो आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यदि रूट्स आ जाते हैं तो सिस्टम क्या होता है, अंडर डैम सिस्टम होता है। क्रिटिकली डैम क्या होता है, जीटा इक्वल टू 1 के लिए। अंडर डैम के लिए रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है। अनडैम्ड के लिए जीटा इक्वल टू 0 एंड जीटा इज ग्रेटर देन, इसके लिए ये है। इसमें रूट्स कैसे हैं, प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी है, ध्यान रखें। प्योर इमेजिनरी मतलब नो रियल पार्ट। इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक। क्रिटिकल डैम में रिपीटेड रूट्स एट सेम पॉइंट आएंगे, है ना, जैसे -2 आ गया, रिपीटेड रूट्स। नेगेटिव का तो है स्टेबल सिस्टम है, ओके। अंडर डैम में क्या होता है, अंडर डैम में 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, नेगेटिव रियल रूट्स, ओके। चलिए।